चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रेडरिक सोरियो की एक पेंटिंग के साथ। इन्होंने एक मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम एक क्वेश्चन ये देख ही लेते हैं। व्हाई डिड फ्रेडरिक सोरियो प्रेजेंट उटोपियन विजन इन हिज पेंटिंग इन 1848? एक्सप्लेन वन रीजन। अब उटोपियन विजन भी आ गया। अच्छा ना, हमने पहले ही उसका मतलब मीनिंग देख लिया था। तो फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग में मतलब ऐसा क्यों बताया कि सारे स्टेट्स जो है, सारे देश जो है वो वो एकदम इंडिपेंडेंट है और वो पास हो रहे हैं लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से। तो उन्होंने ऐसा क्यों बताया है या फिर कैसे बताया, इसका हमें एक रीज़न देना है। सो ही प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। उन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी, विजुअलाइजिंग द ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। सोशल रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक से बनी हुई उन्होंने कंट्री को या फिर एक सोसाइटी को उन्होंने इमेजिन किया था। इसी को हमने उटोपियन विजन बोला था। इट इज़ अ विजन ऑफ सोसाइटी। तो फ्रेडरिक सोरियो ने प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये 2 वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक। नाउ इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था। बट इसमें एक ही क्वेश्चन बनता है ले देके। इसमें से आपके छोटे छोटे सब पॉइंट्स बन सकते हैं या फिर एमसीक्यू बन सकते हैं। बट बड़ा क्वेश्चन जो कि एज अ 5 मार्कर आ जाता है कभी कभी, 5 मार्कर आ जाता है कभी कभी, तो वो एक यही है। सो द फर्स्ट ईयर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यानी सबसे पहले जो नेशनलिज्म यानी जो एकदम आज़ाद होने की जो भावना है वो हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिफ्लेक्ट हुई थी 1789 में। यानी ये जो है यहाँ पे ही सबसे पहले जो है लोगों ने कहा था कि हमें भी फ्री होना है, हमें भी फ्रीडम चाहिए। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करोगे कि मतलब वहाँ पे क्या क्या हुआ था, वो आपको बेसिकली बताना है। तो इसका हमारा जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड the fatherland and lay city on the citizen emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। यानी उन्होंने ला पैट्री, अपने जो फादरलैंड है उसको ला पैट्री बोला था, जो सिटीजन्स हैं उन्हें लिए सिटियन बोला था और कहा था कि हम सब जो है एक यूनाइटेड कम्युनिटी बना के इसके अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स लेंगे। ठीक है। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, कैसा फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग was chosen to replace the former royal standard। यानी जो पहले जो राजा महाराजा का जो फ्लैग था उसको हटा के कैसा फ्लैग लाया था, उसको हटा के एक ट्राई कलर फ्लैग लाया था। A state general was elected by a body of active citizens and renamed National Assembly। New hymns were composed, oaths were taken, a centralized administrative system was put in place which formulated uniform laws for all the citizens। Internal custom duties and dues were abolished when a uniform system of weights and measures was adopted and French was declared as a national language। ये तो सबसे मेन है। ऑल्दो हमारे इंडिया को कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ओके हाँ, तो फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और यही सब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड जिसपे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसको घुमा के दिया जाता है, बेसिकली है एक ही चीज़। ठीक है, बट इस पर घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक क्वेश्चन ये, इसको मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर क्या है, छोटा सा आंसर है और आंसर वो एक ही है। नेपोलियन हैज डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। यस, नेपोलियन जब फ्रांस में आया था तो उसने पूरी डेमोक्रेसी जो है वहाँ से हटा दी थी। एंड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैज इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। तो उसने अपने हिसाब से रूल्स बनाए थे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड को ईजी बनाने के लिए। उसने बहुत सारे काम किए थे। तो एनालाइज विद आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, इसके अगेंस्ट में हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स देंगे। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या देंगे, उसने क्या क्या किया था। तो पहले तो हम लिख देंगे सिविल कोड ऑफ 1804। इसको हम यूजुअली क्या बोलते हैं, नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। और इसमें इस कोड में हुआ क्या था। ठीक है, तो इट डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड इट एस्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ, इट सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी and it simplified administrative division, guild restrictions were removed, abolished feudal system and transport and communication system was improved। तो नेपोलियन जब फ्रांस में आया था तो उन्होंने इतने सारे अच्छे चेंजेस किए थे फ्रांस में। क्या क्या किया था कि लॉ के लिए सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, सबको राइट टू प्रॉपर्टी मिलना चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया था और गिल्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिए थे। फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया था और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको भी बहुत अच्छे वे में इम्प्रूव कर दिया था। ठीक है, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। तो थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जो नेपोलियन के जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थे वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ नहीं चल रहे थे। क्योंकि नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन ने जो टैक्स है वो बढ़ा दिया था, सेंसरशिप बढ़ा दी थी और लोगों को वो फोर्स कर रहा था कि आपको तो फ्रेंच आर्मी में आना पड़ेगा। और नेपोलियन क्या करना चाहता था, जो बाकी का यूरोप है उसको पूरे को कॉन्कर करके पूरे यूरोप का राजा बनना चाहता था। तो इसी वजह से लोगों ने नेपोलियन को डिसलाइक करना स्टार्ट कर दिया। लोग नेपोलियन को पसंद नहीं करते थे। उसके बाद में जो नेपोलियन है हमारा, जो बैटल ऑफ वाटरलू
वाटरलू में नेपोलियन हार गया था, ठीक है। अब नेपोलियन के हारने के बाद क्या हुआ, जो हमारा पहले तो हम एक टर्म पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे नेपोलियन के हारने के बाद क्या हुआ। लिबरल नेशनलिज्म, लिबरल एक लैटिन रूट यानी लैटिन वर्ड है लिबर, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है फ्री, यानी हम सब आज़ाद हैं, आज़ाद। लिबरलिज्म का मतलब लिबरल जो वर्ड है कहाँ से आया है, ये एक लैटिन रूट का है, जिसका मतलब है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, ठीक है। अब पॉलिटिकल लिबरलिज्म और इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये लिबरलिज्म के यहाँ पे दो टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल में क्या है, पॉलिटिकल में है कि अ कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सफ्रेज यानी राइट टू वोट, ठीक है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। लिबरलिज्म ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि मार्केट्स में जो है ज़्यादा उनके टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, टैक्स से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। अब इसी पे उन्होंने क्या बनाई थी, एक है ना यूनियन बनाई थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था सॉल्वरेन, जो कि 1834 में बनी थी। एंड इस यूनियन के टाइम क्या हुआ था कि दिस यूनियन अबॉलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस्ड नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, यानी 30 से 2 की करेंसी कर दी थी इस यूनियन ने। ये एक यूनियन थी, क्या यूनियन थी, यूनियन का नाम क्या था, यूनियन का नाम था सॉल्वरेन, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अब देखो, पहले नेपोलियन आया था, फिर नेपोलियन को वाटरलू में हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद जब नेपोलियन जब हार गया था, तो फ्रांस में उन्होंने मतलब जो ये स्टेट्स थे, ऑस्ट्रिया फ्रांस, ऑस्ट्रिया रशिया रूसिया, ठीक है, इन सब ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की थी बीच में, ठीक है। उस ट्रीटी में क्या हुआ था, उस ट्रीटी का होस्ट था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। ये मेटरनिच नाम का ये जो इंसान है, इसको याद रखना पड़ेगा, ये आगे 2 बार और आएगा, ठीक है। तो ये ट्रीटी हुई थी 1815 में, और इस ट्रीटी का जो होस्ट था वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच था। अब इस ट्रीटी के तहत कहा था कि बर्बन डायनेस्टी जो है उसको रीस्टोर करती है, यानी पहले जो फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी उसको वापस लेके आ गए, तो उसको रीस्टोर कर दिया था, ठीक है। एंड द पावर, ठीक है, पावर जो है बर्बन डायनेस्टी को दे दी गई थी। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज इट हैज़ नेक्स्ट अंडर नेपोलियन, यानी नेपोलियन के अंदर उन्होंने जो भी सारी टेरिटरी ली थी वो फ्रांस से ले ली गई, ठीक, लॉस्ट। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर पुट ऑन द boundaries of France to prevent French expansion in future, यानी फ्रेंच एक्सपेंशन को प्रिवेंट करने के लिए इस ट्रीटी का मेन इंटेंशन क्या था, इस ट्रीटी का मेन इंटेंशन था कि मोनार्की को रिस्टोर करना। मतलब इतने सारे चेंजेस तो हुए थे, लेकिन जो मेन कारण था वो था कि इनको मोनार्की को भी रिस्टोर करना था। Russia was given some important new territories on its western frontiers, and Austria given control over northern Italy. German confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched. ठीक है, तो ये सारे जो है, ये सारे चेंजेस हुए थे जब नेपोलियन आया था। नेपोलियन की वजह से ये सारे चेंजेस हुए थे, लेकिन इनको वापस से ट्रीटी के आने से बंद कर दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एक इटालियन रेवोल्यूशनरी जिसका नाम था गुज़िपी मज़ीनी, ठीक है। इस रेवोल्यूशनरी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो गुज़िपी मज़ीनी कौन था? गुज़िपी मज़ीनी जिनोवा में 1807 में बॉर्न हुआ था, ठीक है। इस बॉर्न इन जिनोवा 1807 and he is 24 years old. He was a member of secret society in Carabinari and young in Marseille. Young European baron and young Italy in Marseille. देखिए ये 2 सीक्रेट सोसाइटी जो है उन्होंने बनाई थी, 2 सीक्रेट सोसाइटी, ठीक है। एक ये वाली, ठीक है। यंग इटली इन Marseille, young European baron, ठीक है। Mazzini believed that the God has intended nations to be natural units of making, ठीक है। Mazzini ये बिलीव करता था कि जो गॉड है उन्होंने नेशंस को अपने तरीके से अलग अलग बनाया है। Metternich describes him as the most dangerous enemy of our social order. तो देखो अब यहाँ पे फिर से मेटरनिच आ गया, मैं कहा था ना 2 जगह आएगा, एक जगह और आएगा मेटरनिच। और मेटरनिच का ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको एज इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, लेट्स सी। Greek was a part of Ottoman Empire since 15th century. तो 15th century तक जो है ग्रीक जो है वो Ottoman Empire का एक पार्ट, you can say पार्ट था, ठीक है। A successful independence was reached between 1821 and 1829 by Greek revolutionary against Ottoman Empire. तो ग्रीक रेवोल्यूशनरी ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट खड़े हो गए और 1821 और 1829 में उन्होंने मतलब एक इंडिपेंडेंस के लिए एक, नहीं कह सकते, एक रिवॉल्यूशन लगाया था इंडिपेंडेंस के लिए 1821 में और 1829 में, मतलब इनके बीच में, बिटवीन, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था कि सपोर्ट वाज गिवन बाय द वेस्ट कंट्रीज ना। अब देखो ग्रीक जो है, ग्रीक को क्या था, वेस्ट कंट्रीज का कल्चर था, ठीक है। तो वेस्ट कंट्रीज क्या चाहती थी कि जो ग्रीक है वो वापस हमारी कंट्रीज में मिल जाए,
ठीक है, क्योंकि उसमें तो हमारा कल्चर जो है बर्बाद हो रहा है, ठीक है। सो मैनी आर्टिस्ट एंड पोएट्स हेल्ड इन ग्रीस, तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो थे, पोएट्स जो थे, वो ग्रीक में गए थे, लाइक लॉर्ड बायरन जिन्होंने फंड्स अरेंज किए थे, ये एक इंग्लिश पोएट थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट इन रोमांटिसिज्म, ठीक है। ये इसकी भी डेफिनेशन कई बार पोस्ट नहीं है, बट लॉन्ग क्वेश्चन में लिखते तो इट विल बी इजी। सो इट इज अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, ठीक है। ये एक कल्चरल मूवमेंट था जिसमें हमारे नेशन के लिए एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी यानी नेशनल सेंटीमेंट आप कह सकते हो, वो आया था। तो ऐसे मूवमेंट को हमने कहा था रोमांटिसिज्म। एक बार फिर से इसकी रीड आउट लगा लेना, ये डेफिनेशन भी आप कह सकते हो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। नाउ अब हम देखेंगे केस ऑफ पोलैंड, यानी पोलैंड के केस में क्या हुआ था, ठीक है। इसका आपको लैंग्वेज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको उसमें पोलैंड का एग्जांपल देना है, ठीक है। तो इसलिए पोलैंड वाला केस है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार स्टोरी लर्न करोगे तो यू कैन राइट इट, ठीक है। लैंग्वेज प्लेड टू इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, यानी लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को बनाने के लिए। तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पॉलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स, रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। तो देखो रशियन ऑक्यूपेशन के बाद में क्या हुआ था कि पॉलिश लैंग्वेज को इतनी ना इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। पॉलिश लैंग्वेज को मतलब पहले स्कूल्स में भी पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे, तो वहाँ पे भी नहीं बोलने दिया, और रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज कर दिया था, ठीक है। तो 1831 में क्या हुआ था, एन आर्म फोर्स रिबेलियन अगेंस्ट रशियन ऑक्यूपेशन वाज टू फेस विद अल्टीमेटली क्रश्ड, ठीक है। तो एक आर्म फोर्स रिबेल किया था 1831 में किया था, क्योंकि बाद में तो क्रश हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि बहुत सारे क्लर्जी लोगों ने पॉलिश लैंग्वेज, ठीक है, एक वेपन है ना पॉलिश लैंग्वेज, और चर्च में पॉलिश लैंग्वेज यूज़ की, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को क्राइस्ट को जेल में भेज दिया गया, और कुछ लोगों को तो साइबेरिया भी भेज दिया गया। नेक्स्ट द फॉलोइंग वाज द इकोनॉमिक हार्डशिप, ठीक है। इकोनॉमिक, अब जो वहाँ की जो इकोनॉमी थी यूरोप पे, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो है उसकी इकोनॉमी पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़े थे वर्ल्ड वॉर के, वो सब हमें देखना है। सो देयर वाज अ राइज इन फूड प्राइसेस, यानी फूड की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। और उस साल जो है कंट्री में पुअर हार्वेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से कंट्री जो है और पुअरर हो गई थी। ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही थी। पॉपुलेशन जो है रूरल एरिया से माइग्रेट कर रही थी सिटीज़ में, और सिटीज़ में वो ओवर क्राउडेड स्लम्स में रह रही थी। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वाज ऑफन स्टिफ कंपटीशन इंपोर्ट ऑफ मशीन गुड्स, ठीक है। जो मतलब स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे टाउन में, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़ता था मशीन वाले चीप गुड्स से। देखो, अब कोई चीज़ चीप मिल रही है तो लोग चीप को ही खरीदेंगे ना। अब मशीन वाले जो गुड्स थे वो तो हाथों से तो बनाने नहीं पड़ रहे थे, तो ये हुआ कि उन्हें एकदम चीप प्राइसेस पे मिल रहे थे। तो फिर स्मॉल प्रोड्यूसर्स को एकदम मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। राइज ऑफ फूड प्राइसेस एंड ईयर विथ बैड हार्वेस्ट, तो उस साल जो है बहुत ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हुआ था, एंड विच लीड टू वाइड स्प्रेड पेपरिज्म। पेपरिज्म यानी होती है पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी इन टाउन्स। तो टाउन्स में एकदम पॉवर्टी आ गई, फूड प्राइसेस बढ़ गए, साल बहुत ज़्यादा बैड हार्वेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी बढ़ गई थी। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, जो कि हमारे फ्रांस में ही हुआ था। ओके, सो 1845 का एक रिवॉल्ट हुआ था सिलीशिया में। ये आपको बस ऐसा याद रखना है, जैसे एक रिमाइंडर कि कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था। 1845 में सिलीशिया में हुआ था। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का हम पढ़ेंगे। 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च इन अ फेस्टिव प्रोसेशन टू टेक द प्लेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, यानी सेंट पॉल के चर्च में 1848 में कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मार्च गए थे वहाँ पे सेंट पॉल के पार्लियामेंट पे। दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। तो उन्होंने सोचा था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, हमारे जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, और फिर जर्मनी का जो मोनार्क है उसको हेड करेगा। लेकिन उन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो फ्रेडरिक विलियम IV है फिरोशिया का किंग, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। तो इस बार उन्होंने जो चाहा था वो नहीं हुआ। ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुआ तो था, लेकिन इट वाज फेल्ड, क्योंकि किंग ने अब रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और असेंबली को बंद करवा दिया, ठीक है। उसके बाद में जर्मनी में क्या हुआ कि जो नेशनलिस्ट जो फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड थी पूरी यूरोप में, मिडिल क्लास जर्मन्स में, ठीक है। तो 1848 में क्या हुआ कि नेशनलिस्ट जो लोग थे उन्होंने ट्राई किया कि हम एक जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाएंगे, यानी जर्मनी को हम अब तो यूनाइट करके ही रहेंगे, ठीक है, और हम ऐसे जर्मन नेशन बनाएंगे जिसमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, सबको इक्वल राइट्स हो, ठीक है। सो द मिलिट्री वाज सपोर्टेड बाय लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ फिरोशिया, एंड चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क वाज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ फिरोशियन आर्मी। 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France completed the process of unification of Germany। तो 3 साल के लिए वॉर्स हुए थे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, जिसने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को कंप्लीट किया था। तो इसके एक बार हम बुलेट्स पॉइंट देख लेते हैं। क्या हुआ था कि मिडिल क्लास जो लोग हैं उन्होंने मतलब उनमें नेशनलिस्ट की एक फीलिंग जाग उठी, ठीक है, उन्हें लगा कि नहीं भी हमें भी फ्री होना है, ठीक है।
उन्हें एक नेशनलिज्म की नई फीलिंग जाग उठी, तो उन्होंने क्या किया कि जो 1848 में जो नेशनलिस्ट है उन्होंने सोचा कि हम एक नया जर्मन कॉन्फेडरेशन बनाएंगे जिसमें एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, सब कुछ हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो फिर बाद में मिलिट्री को जो है लार्ज लैंड ओनर्स यानी जिसको जंगल्स ऑफ फिरोशा कहते थे उन्होंने सपोर्ट किया। और इसका जो चीफ मिनिस्टर था, चीफ मिनिस्टर कौन था? ऑटोमन बिस्मार्क। इन्होंने इस प्रोसेस को पूरा प्रोसेस को हैंडल आउट किया था। और 3 वॉर हुए थे, किसी के साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। और इसी वॉर के साथ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुआ। ओके, नाउ लेट्स कम टू इन जनवरी। हाँ, और फिर उसमें आप एक और पॉइंट लिख सकते हो कि जनवरी 1870 में, देखो 1848 में तो उनके दिमाग में आया था कि हाँ हम आज़ाद करवाएंगे जर्मनी को। और 1871 में जब वो आज़ाद हुए थे तो 1871 में जो फिरोशियन किंग था केसर विलियम फर्स्ट वो प्रोक्लेम नेक्स्ट जर्मन एम्पायर, तो उन्होंने जर्मन एम्पायर घोषित किया था फिरोशियन किंग को, ठीक है, केसर विलियम फर्स्ट, ठीक है। कब किया था? 1871 में किया था। तो ये डेट्स आप याद रख सकते हो। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में क्या हुआ था कि ड्यूरिंग मिडल ऑफ 19th century Italy was divided into 7 states, but only one Sardinia Piedmont was ruled by Italian princely house. The north was under Austrian Habsburg, the center was ruled by Pope, and the southern region was under the domination of Bourbon kings of Spain. Unification of Italy was started by under King Winter Emmanuel II and the chief minister Cavour, who lead the movement to unify different regions of Italy through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour. Sardinia Piedmont succeeded in defeating Austrian forces, and Giuseppe Garibaldi helps to conquer the southern part ruled by Bourbon kings of Spain, and the center part Pope automatically left, and in 1861 King Victor Emmanuel II was proclaimed as the king of unified Italy. इसके भी बुलेट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो मिडिल क्लास जो लोग हैं, नहीं इसमें मिडिल क्लास लोगों ने नहीं, इसमें किंग ने सपोर्ट किया था, ठीक है। तो 19th सेंचुरी में किंग ने सोचा कि नहीं यार, पूरा रूल तो मेरे अंडर है ही नहीं, ठीक है, पूरा रूल मेरे अंडर है, 7 स्टेट्स हैं और इटालियन प्रिंसली हाउस के, लेकिन मेरे अंडर तो सिर्फ सर्डिनिया पाइडमोंट है, बाकी सारे तो जैसे ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग, नॉर्थ वाला ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग के अंडर में है, सेंटर वाला पॉप के अंडर में है, साउदर्न रीजन जो है वो बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के अंडर में है। तो जो किंग था, किंग विक्टर एमेनुएल सेकंड, उसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली स्टार्ट करवाया और चीफ मिनिस्टर केवर जो है उसने टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस के थ्रू ऑस्ट्रियन फोर्सेस को अपने अंडर में कर लिया था। देन गुजिपी गैरीबाल्डी ने हेल्प की थी बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को कॉन्कर करने में, और सेंटर पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली छोटे चला गया था। और 1861 में क्या हुआ था, विक्टर एमेनुएल सेकंड को जो यूनिफाइड इटली का किंग घोषित कर दिया था। एक चीज़ सिमिलर है, जर्मनी में 1871 में हुआ था किंग, और इसमें 1861 में हुआ था, ठीक है। सो अ 10 ईयर गैप यू कैन सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन की, जो कि यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट था जर्मनी की यूनिफिकेशन से और इटली की यूनिफिकेशन से। अब ये डिफरेंट क्यों था इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन से? क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट रिजल्ट ऑफ सडन अपहेवल और रिवॉल्यूशन, यानी अब कोई भी रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन पहले जो है वहाँ पे कोई भी ब्रिटिश नेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। यहाँ की जो प्राइमरी आइडेंटिटीज थी वो थी इजराइल, ठीक है, वेल्श, स्कॉट, इंग्लिश, आयरिश, ये सब लोग थे, ठीक है। तो इंग्लिश नेशन जो है वो स्पीडली धीरे धीरे इंपॉर्टेंस में और पावर में ग्रो करने लग गया, ठीक है। सो इट वाज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द islands, ठीक है। Now under the Act of Union in 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain. Ireland was divided between two groups, Catholics and Protestants. English helped Protestants in Ireland, and Ireland was forcibly incorporated under 1801. 1801 में जो है आयरलैंड को फोर्सबली इनकॉर्पोरेट यानी अपने अंडर में ले लिया गया, ठीक है। विजुअलाइजिंग अ नेशन पर्सोनिफाइंग अ नेशन, ठीक है। फ्रांस अब यहाँ पे एलेगोरी के थ्रू नेशंस को अलग अलग बताया था, ठीक है। जैसे फ्रांस की एलेगोरी थी मैरिन, जर्मनी की एलेगोरी थी जर्मनी। और जर्मनी की एलेगोरी के बारे में कुछ पूछते हैं कि ब्रोकन चेंज जो है वो क्या बता रही है? ब्रोकन चेंज बता रही है हम फ्री है। ओक क्राउन लीव्स क्या बता रही है? वो बता रही है हीरोइज्म को, ठीक है। स्वॉर्ड रेडी टू फाइट बता रही है, ठीक है। नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या था कि बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथिकल कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, साइबेरिया एक्सेट्रा। Those were inhabited broadly known as slaves, and this integration of Ottoman Empire made the region very explosive. So as different slave nationalities struggled to define their identity and independence, this made the Balkan area of intense conflict, and Balkan states were fairly jealous of each other and each hoped to gain more territory in expanse of authority. इसकी वजह से बाल्कन में जो है वो वॉर होने लगा, ठीक है। अब इंपीरियलिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ पॉलिसी ऑफ अ कंट्री एक्सटेंडिंग पावर ऑफ अदर कंट्रीज स्पेशली थ्रू इकोनॉमिक